Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2. तो हमारे पास दो कॉलम्स है. कॉलम 1 में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स के नेम्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए गए हैं. तो हमें स्ट्रक्चर को करेक्ट फंक्शन के साथ मैच करना है. तो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले है स्टोमेटा. तो स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टोमेटा हमें मिलते हैं लीव्स के ऊपर. ठीक है, लीव्स के लोअर सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं. तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दीज आर द टाइनी पोर्स विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमेटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमेटा विल मैच विद ट्रांसपिरेशन क्योंकि गैसियस एक्सचेंज वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है. देन जाइलम. तो हमने दो तरह के टिश्यूज पढ़े हैं. एक हमने पढ़े हैं जाइलम टिश्यूज, एक हमने पढ़े हैं फ्लोएम टिश्यूज. तो जाइलम टिश्यूज का फंक्शन है कि जो रूट्स जब रूट्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है ना, तो उसको हर और मतलब जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाना है. ठीक है, तो इस काम को कौन करता है? जाइलम करता है. ठीक है, तो वी विल मैच जाइलम विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें वाटर एंड मिनरल्स होता है, लेकिन अगर ऑप्शन सिर्फ वाटर है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ रूट हेयर्स. तो अब अगर ये हमारा एक प्लांट है और ये रूट है, ठीक है, तो रूट के ऊपर पतली पतली सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करना. सो रूट हेयर्स देयर फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. देन कमिंग ऑन टू फ्लोएम. तो अगर हम फ्लोएम की बात करें तो हमने बोला था कि एक जाइलम है, एक फ्लोएम है. तो जाइलम का काम है जो भी पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है उसको टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाना. टारगेट ऑर्गन्स मतलब जो उनके टारगेट हैं कि अच्छा यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पर जाना चाहिए. ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या है? अब हमें पता है कि लीव्स क्या होते हैं? लीव्स होते हैं फूड फैक्ट्रीज. क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर खाना बनता है. रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लीव्स क्या करते हैं? लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट थ्रू द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो इन चार चीजों की प्रेजेंस में होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जिसमें कि खाना बनता है. अब ये खाना एक जगह पर बन गया, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजा जाता है. तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है टिश्यू विच इज नेम्ड एज फ्लोएम. सो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड. ठीक है, सिंपल. और ये जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको हम फिल करेंगे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. सबसे पहले है द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द. तो जो हार्ट में ब्लड होता है, ठीक है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. किसके थ्रू? तो देखो, हमने दो तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं. हमने एक पढ़ी है आर्टरीज और दूसरी पढ़ी है वेन्स. ठीक है, ये देखो आर्टरीज और वेन्स, ये दो तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं. ये जो ब्लड वेसल्स होती है इनमें से जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? बॉडी के पार्ट्स में. तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि जो हार्ट में ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे पहुंचता है? कौन पहुंचाता है? तो वो पहुंचाती हैं आर्टरीज. ठीक है, अब वेन्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट में ब्लड लेकर आती हैं. ठीक है, उनका काम दूसरी तरफ को ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड को. अब है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स. जब हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के उसमें सेल्स होते हैं. WBCs होती हैं, RBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं. तो जो हीमोग्लोबिन है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है इन मतलब किस में
होता है, तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, राइट। देन आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ, जो आर्टरीज हैं और वेन्स है वो एक दूसरे से ना ज्वाइन होती हैं। कैसे ज्वाइन होती हैं? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट। देन द रिदमिक contraction and expansion of the heart is called, आपने कभी फील किया अगर आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखो तो वो आपको साउंड फील भी होती है, राइट। तो ये जो रिदम, और ये रिदम में रहती है, ऐसा नहीं कि अभी हुई फिर 1 मिनट बाद तक नहीं हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी, फिर थोड़ी जल्दी हो गई, ये एक रिदम में चलता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट एक्सपैंड होता है, तो इसको बोलते हैं, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, इसको हम बोलते हैं वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट, राइट। देन द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज, ह्यूमन भी, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें ना, तो प्लांट्स में अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन केस ऑफ प्लांट्स। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में बहुत तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में है यूरिया, ठीक है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कभी भी अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं रखते हैं, हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, अब जो हमारा पसीना होता है ना, पसीने में एक तो वो पानी की तरह बहता है, तो ऑब्वियसली देयर इज वाटर, और वाटर के साथ साथ उसमें होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। नाउ किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, तो किडनीज जो हैं वो एलिमिनेट करती हैं वेस्ट मटेरियल्स को इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जो लिक्विड बनाती हैं किडनीज और उसे वेस्ट, उसको एज अ वेस्ट एलिमिनेट करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज यूरिन, राइट। Then water reaches great heights in the trees because of the suction pull caused by, अब देखो, एक तो प्लांट है जो छोटा सा है, ठीक है, उसकी रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया और वो डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, छोटा सा प्लांट है। अब सोचो कि इतने बड़े बड़े ट्रीज हमने देखे हैं, ठीक है, अब उनमें जो पानी है वो टॉप मोस्ट लेवल तक कैसे पहुंचता होगा? तो वो कैसे पहुंचता है? वो it reaches to those great heights by the suction pull, ठीक है। एक तरफ से ट्रांसपिरेशन हो रही है, वाटर लूज हो रहा है, ठीक है, उससे एक सक्शन क्रिएट हो रही है, और वही उसी की हेल्प से पानी जो है वो मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में भी हर एक पार्ट तक, इवन द टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचता है। सो दिस सक्शन पुल इज कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत ही सिंपल थे और कहीं ना कहीं हमने अपने चैप्टर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो प्लांट्स में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? क्या वो जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है, स्टोमेटा से होता है, या रूट हेयर से होता है? तो रूट हेयर का तो काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से? एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, राइट। स्टोमेटा का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना या प्लांट के अंदर जो एक्सेस पानी है उसको बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स जो लीव्स ने खाना बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करना काम है फ्लोएम का। अब बचता है जाइलम, तो जाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द प्लांट, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, अब इस यहाँ से जाइलम इस पानी को लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को देकर आता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, B part. Water absorption through roots can be increased by keeping the plants in. अब
वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, मतलब जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं पानी को, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। इन द शेड, कि आप अंधेरे में रखो, तो अंधेरे में रखने से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अंधेरे में रखोगे तो उसको इतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एक तो वो ठंडा भी रहेगा, तो जो ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट हो रहा है उसकी भी जरूरत नहीं है, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, तो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। देन इन डिम लाइट, तो अगेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो नीड ऑफ लाइक वाटर। ठीक है, देन अंडर द फैन, तो अंडर द, जब आप एक प्लांट को फैन के नीचे रखोगे ना, तो वहां पर जो ट्रांसपिरेशन है वो भी बहुत फास्ट होगी, और दूसरा क्या होगा, अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन फास्ट हो रही है तो सक्शन पुल जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि रूट्स जो है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नाउ कवर्ड विद अ पॉलिथीन बैग, तो पॉलिथीन बैग के साथ कवर करने से तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे लीव्स हैं वो ना प्रॉपरली ट्रांसपायर कर पाएंगे, और ना ही प्रॉपर वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाएगी दूसरे तरीके से। तो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज 3, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, why is transport of materials necessary in a plant or in an animal? explain। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? ठीक है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट, चाहे वाटर का हो, चाहे फूड का हो, चाहे मिनरल्स का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, तो जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन की? अब सोचो कि अगर हम एक प्लांट की ही बात करते हैं, तो प्लांट में लीव्स हैं, ठीक है, अब लीव्स खाना बना रही हैं, लेकिन उस खाने की रिक्वायरमेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को है ना। तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो डिफरेंट पार्ट्स को खाना ही नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं से वाटर की, अब रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन रूट्स को तो पानी की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे और पार्ट्स हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स को पानी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो खाना ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में भी क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस हैं, अब हमारे हर एक सेल को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट। तो अगर हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, अगर वो उस ऑक्सीजन को जाए ही नहीं, वो हार्ट से बाहर ही नहीं निकले और वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचे ही नहीं, तो कैसे वो ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मिलेगी? नहीं मिल पाएगी, है ना। तो उससे हमारे सेल्स जो हैं वो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। अब अगर वो ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाती है तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली, है ना। और अब क्या होगा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मिल गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड वही सेल्स के आसपास रह जाए तो वो टॉक्सिक हो जाएगा उन सेल्स के लिए, और सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यही ब्लड जो है ये इस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और डिफरेंट सेल्स में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो सारी की सारी वापस लेके हार्ट में आता है, और हार्ट से वो लंग्स में जाता है, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है सारी कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल एंड क्लियर। तो आंसर देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो जो भी हमारी बॉडी में, अब एक जगह खाना डाइजेस्ट हुआ, कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और वहीं पर एब्जॉर्ब भी होता है। तो वहां पर खाना एब्जॉर्ब होने के बाद अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा, तो कैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और कैसे हमारी बॉडी ग्रो करेगी? तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा।
Okay, so in case the transportation system does not work, necessary nutrients and oxygen do not take place in the body, the organisms will not be able to survive. क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, तो हमारी बॉडी नहीं सर्वाइव कर पाएगी और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. Simple. So I hope this is clear. Let's see our next question. Question number 5. What will happen if there are no platelets in the ब्लड? अब हमने पढ़ा था कि ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं उनमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास हैं आरबीसीज, हमारे पास हैं डब्ल्यूबीसीज और हमारे पास हैं प्लेटलेट्स. ठीक है, अब जितने इंपॉर्टेंट ये हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? प्लेटलेट्स. आरबीसीज में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करके आती है. जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, तो दे फाइट फॉर इन्फेक्शंस. अब ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत हम मतलब डेली बेसिस पर बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी एनकाउंटर होती है, तो उनको भगाना भी जरूरी है, नहीं तो हम बीमार ही पड़े रहेंगे. अब उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स जो हैं उनका क्या काम है? उनका काम है ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, वो क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, अब जब भी आपका हाथ कटता होगा या कभी ऐसे हो जाता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो और वो हल्की सी एक सुई चुभ गई है ना, तो खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो खून बहना रुक जाता है और एक क्लॉट सा बन जाता है. ठीक है, एक हार्ड सा आपको सेम रेड येलोइश कलर का एक मतलब हार्ड सा मास आपको दिखने लगता है. तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट. और वो क्लॉट कौन बनाता है? वो बनाते हैं platelets which are present in the body. तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा. ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो अगर छोटा सा भी कट लगेगा तो हमारी बॉडी से इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि अगेन हम सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं और हमारा फाइनली मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है. सो प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एंड ड्यूरिंग इंजरी ब्लड मतलब जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग. सो ड्यू टू प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट्स ऑन इट्स ओन. मतलब ब्लड जैसे इंजरी होती है थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो करता है और प्लेटलेट्स वहां आकर एक क्लॉट बना देती है, उसको ब्लॉक कर देती है जहां से खून बाहर जा रहा होता है. सो इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट एंड कीप्स फ्लोइंग. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और ब्लड फ्लो करता रहेगा. सो दिस एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन कॉज डेथ. अब एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो एक इंसान की डेथ भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहा है. इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो इसी ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं. तो अगर हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वही खत्म हो जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. ठीक है, I hope this is clear. Let's see our next question. Question number 6. What are stomata? Give two functions of stomata. तो stomata क्या है? Stomata are the small pores or openings on the lower surface of the leaves. तो stomata हमने question number 1 में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो leaves है, ठीक है, उनके नीचे वाले surface पर क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. एंड दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. तो कुछ ऐसे ना बीन शेप के सेल्स होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स. और इनकी मतलब गार्ड सेल की एक्टिविटी डिसाइड करती है कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज होगा या ओपन होगा.
ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज स्टोमेटा? दीज आर द स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स और दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है। अब हमें पूछा है कि आपको इनके दो फंक्शंस बताने हैं, तो मैंने लिखे हैं 4, आपको जो समझ आए आप वो लिख सकते हो। सबसे पहले है इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी है लीव्स के, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होनी है। अब जब फोटोसिंथेसिस हुई तो फूड बना और ऑक्सीजन गैस बनी। तो अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, इसकी प्लांट्स को कोई जरूरत नहीं है, तो दिस इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर चली जाती है थ्रू दिस स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड oxygen leaves through stomata, so it helps in the exchange of gases. Then evaporation of water occurs through stomata. अब जब एक्सेस पानी हो जाता है या बहुत गर्मी है और एक कूलिंग इफेक्ट के लिए भी प्लांट्स क्या करते हैं, दे ट्रांसपायर, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ये जो एक्सेस वाटर है या वाटर की इवेपोरेशन है या ट्रांसपिरेशन है, इट ऑल्सो अकर्स थ्रू दीज टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. Then it helps in transpiration of water, already discussed, right? The loss of water from the stomata creates an upward pull. अब क्या होता है कि जैसे स्टोमेटा से पानी बाहर जा रहा है तो ये एक सक्शन बनाता है, एक अपवर्ड पुल बनाता है, जिससे रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं और वो पानी जो है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मिलता है। तो ये एक अपवर्ड पुल क्रिएट करती है जिससे पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है। Okay, so I hope this is clear. Let's see our next question. Question number 7. Does transpiration serve any useful function in the plants? Explain. तो क्या transpiration कोई भी useful function perform करता है? तो इसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये जो प्लांट्स का टेम्परेचर है ना उसको कम करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन होगी, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे जाइलम के थ्रू, वो जो ठंडा ठंडा पानी होगा वो पूरे प्लांट के पार्ट्स में आएगा और उससे प्लांट्स का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, वो कम होगा। ठीक है। देन helps to enhance the absorption of water and dissolved minerals by creating suction pull. तो वही ट्रांसपिरेशन होगी तो सक्शन पुल होगा। ठीक है। एक अपवर्ड पुल क्रिएट होगा जिससे रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएगा। सो दिस इज द रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। देन इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर। तो जितना भी एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट्स में, वो सारा का सारा कैसे प्लांट से बाहर निकलता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही प्लांट्स से बाहर निकलता है। देन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जितना भी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है पानी, मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वो कैसे जाते हैं, वही सक्शन पुल से, अपवर्ड पुल से, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है। तो ये तो रेपिटेशन था, पूरा ही रेपिटेशन था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा कि यस, इट सर्व्स एज अ यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? तो ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में भी कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है ना। फ्लूइड मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, एक टिश्यू है, एक ब्लड भी। ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, इट इज फ्लूइड बट इट इज अ टिश्यू। ठीक है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें, सो द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है। तो ये येलोइश होता है कलर में, एक तो ये लिक्विड होता है, ये येलोइश होता है। इसमें 90% इसमें पानी होता है, खाना होता है, एंजाइम्स होते हैं, वेस्ट होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो मतलब 90% तो पानी मिलेगा, उसके सिवा जो 10% बचता है उसमें खाना भी होता है, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, उसमें वेस्ट भी होता है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है प्लाज्मा में।
अब उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड का, दैट इज आरबीसीज, और वी कॉल इट एज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हेमोग्लोबिन होता है, इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन, जो कि ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड की नहीं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन जो है जब हार्ट में जाता है ना ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर ये ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और सेल्स को इस ऑक्सीजन को डिलीवर करके आता है। सो आरबीसीज दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। देन कमिंग ऑन टू व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं विच फाइट सेल्स। ठीक है, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, ये फाइटिंग सेल्स होते हैं। तो इनका काम होता है, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल्स कॉजिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन कमिंग ऑन टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर हमें कट लग जाएगा तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ना वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और वहां पर क्लॉट बन जाता है। तो ये जो क्लॉट होता है ना, ये बनता है ड्यू टू प्लेटलेट्स। तो अगर हम बात करें ब्लड के कॉम्पोनेंट्स की, तो हमारे पास 4 मेन कॉम्पोनेंट्स है। प्लाज्मा, जो हमें फ्लूइड जो है, मतलब लिक्विड पार्ट जो है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। फिर उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल था। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है और साथ ही साथ आपको इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लड की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे हर एक बॉडी पार्ट को। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, और जो टॉक्सिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको वापस ले जाके हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ब्लड तो इम्पोर्टेंट है, राइट, और जरूरत तो हमें है इसकी। तो सबसे पहले है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाता है। और ये जो चीजें हैं, ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद इट रिमूव्स वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फॉर्म्स फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे सेल्स के आसपास रहेगी ना, तो ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हमारे सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। तो इसको रिमूव करने का भी काम कौन करता है? ब्लड करता है। देन इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जब ये ब्लड फ्लो करता है ना बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। देन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस इन आवर बॉडी। तो हमने पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? क्योंकि WBCs हैं, तो जो WBCs हैं वो क्या करते हैं, ये फ्लाइट नहीं है, ये है फाइट, FIGHT। तो WBCs जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें डिजीजेस होने से बचाते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों ब्लड को, हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। तो ब्लड जो है वो रेड किसकी वजह से दिखता है? तो हमने पढ़ा था कि हम ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या होती हैं, आरबीसीज भी होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हैं, WBCs है, आरबीसीज है, प्लाज्मा है। तो आरबीसीज में एक कंपोनेंट होता है, दैट इज एक पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट, और इसी की वजह से ब्लड का जो कलर है दैट इज रेड।
ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स मेक ब्लड अपीयर रेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमें हार्ट का फंक्शन बताना है। तो हार्ट का फंक्शन बहुत ही सिंपल है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे ऑन हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप हार्ट देखो, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो कॉन्टिन्यूअसली बीट करता है, और इसी बीटिंग की वजह से ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और हार्ट में वापस आता है, ठीक है। तो हार्ट को अगर हम देखें तो इसमें ना 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये जो 4 चेम्बर्स होते हैं ये होते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट atrium, this is left ventricle, this is right atrium and this is right ventricle। तो आप देखोगे कि 4 चेम्बर्स हैं। इन 4 चेम्बर्स का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि दे अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इन 4 चेम्बर्स का ये काम है। तो अगर आप देखोगे तो जो लेफ्ट वाली साइड है ना वो हमारी रेड है, और जो राइट वाली साइड है वो क्या है? वो ब्लू है। तो मतलब, और लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ पर ना ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और राइट वाली साइड आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये जो मिक्सिंग है ना ब्लड की, इसको रोकता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट, मतलब हार्ट लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर आती है? जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन फिल हो जाती है, और जो लंग्स के जो एल्वियोलाई, लंग्स में मतलब जो ब्लड होता है वो फिल हो जाता है विद ब्लड होता है, इट गेट्स फिल्ड विद ऑक्सीजन, और वो वापस आता है हार्ट के लेफ्ट साइड को। पहले आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अब बॉडी पार्ट्स में गया तो ऑक्सीजन यूज हो गई, अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो गई इस ब्लड में। अब ये जो ब्लड है ये चला वापस आएगा हार्ट में, लेकिन कौन सी साइड को? राइट साइड को, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये वापस से चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में फिर से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, एंड अगेन इट कम्स बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड वाली है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड वाली है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और अब जब ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड फिल होगी तो वो कहाँ आएगा? राइट साइड में। अब राइट साइड से ये ब्लड कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां पर उसको ऑक्सीजन मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लंग्स में मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो हार्ट का काम है इस ब्लड को मिक्स नहीं होने देना, और प्रेशर से ये ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, या लंग्स में भेजना जहां पर ऑक्सीजन उस ब्लड में लोड हो जाए, है ना। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम, passes to left ventricle and is transported to all parts of the body. Then deoxygenated blood enters left atrium and then right ventricle, and from right ventricle blood carries carbon dioxide to the lungs. तो जब lungs में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? ब्लड में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं रहती है ब्लड में, ठीक है। जब वहां पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्यों आ रही है? क्योंकि ब्लड जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन को वो अट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ता है और उसको बोलता है कि चले जाओ, ठीक है, सिंपल। तो हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना। फिर उसका काम है ब्लड के थ्रू अलग अलग कंपोनेंट्स को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना। और उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से बचाना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये जो डायग्राम है और ये जो फंक्शन है ना हार्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब भी आप करें आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है बनाना तो सिंपली
आप एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको हम लिख देंगे लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आएगा ब्लड, लंग्स से आएगा, और यहाँ से वो बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन थी इस ब्लड में। अब यहाँ से जो ब्लड है ना, यहाँ पर तो ये ऑक्सीजनेटेड है पूरा, अब यहाँ से ब्लड वापस राइट एट्रियम में आएगा क्योंकि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये वापस चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ब्लड फिर से लोड हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से, और फिर से ये सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं ना, जो वेस्ट है, तो वेस्ट इज टॉक्सिक, ठीक है। अगर हमारा घर है, हम अपने घर के आसपास सारा कूड़ा फैला देंगे तो वो हमारे लिए और हमारे सराउंडिंग्स के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, राइट। तो वैसा ही हमारी बॉडी में होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जैसे कि यूरिया है, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकते हो, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब फंक्शनिंग में ये बने हैं, मतलब कुछ काम हुआ है, अब जैसे आपने सब्जी काटी है ना, अब सब्जी के जो छिलके हैं, हम यूजुअली काफी सब्जियों के उनको पील करते हैं, तो जो छिलका निकलता है वो हमारे काम का नहीं होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो दैट इज द वेस्ट। लेकिन सब्जी हमने बाकी चीज से हमने सब्जी बना ली, तो देयर इज सम यूजफुल कंपोनेंट एंड देयर इज सम नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो और यू कैन से वेस्ट कंपोनेंट। तो ये जो यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी बॉडी में बनते हैं और दे आर टॉक्सिक एंड वेस्ट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। तो हमें इनको, अगर हम इनको नहीं रिमूव करेंगे तो ये हमारी बॉडी में एक तो पाइल अप होते रहेंगे एंड दे विल गेट मिक्स्ड विद ब्लड एंड दे विल डैमेज आवर सेल्स, दे एक्ट एज पॉइजन टू आवर बॉडी। तो अब वही बात है कि घर है, मैंने घर के आसपास पूरे अपने घर के आसपास कूड़ा फैला दिया, तो अब उससे गंदी स्मेल भी आएगी, वो कहीं ना कहीं उसमें मक्खी मच्छर भी आएंगे, तो इनडायरेक्टली वो मेरे घर में आएंगे जर्म्स उससे, ठीक है। और हो सकता है कि वो हवा चले और वो ऐसे ही हल्का सा कचरा हो, वो मेरे घर में अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर को खराब कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम उनको नहीं रिमूव करेंगे वो एक तो अकमलेट होते जाएंगे, पाइल अप होते जाएंगे और वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और हमारे सेल्स को डैमेज कर देंगे, ठीक है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, draw a diagram of human excretory system and label its various parts। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इस क्लास में बहुत ही सिंपल सा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें बताया और वो है ये। तो उसमें हमें क्या करनी है, हमें 2 बीन शेप्ड किडनीज बनानी है ऐसे, ठीक है, ऐसे राजमा के 2 दाने बना देने हैं, ठीक है। दे आर किडनीज, देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज इन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और वो यहाँ पर आर्टरीज, वेन से तो ये कनेक्टेड होते ही हैं। अब यहाँ से these kidneys are connected via these tubes and these tubes are called as ureters, ठीक है। यहाँ से जो भी वेस्ट बनेगा किडनी से, वो इन यूरेटर्स के थ्रू, मतलब क्या बनेगा, बेसिकली बनेगा यूरिन, ठीक है। ये जो यूरिन है ये इन यूरेटर्स के थ्रू आ जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज इट, इट इज यूरिनरी ब्लैडर, है ना, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में फॉर सम टाइम दिस यूरिन विल बी स्टोर्ड एंड फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू, दिस इज यूरिनल ओपनिंग, तो यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर जाएगा और यूरिनरी ओपनिंग से इट इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी। सो दिस इज द सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम, अ वेरी सिंपल लेबल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें क्या है, किडनी है, यूरेटर है, यूरेटर किससे कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर किससे कनेक्टेड है, यूरेथ्रा से, और फिर लास्ट में है यूरिनरी ओपनिंग। दैट्स इट,
बहुत ही सिंपल। तो आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।